नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूँ प्रिया। और नए दिन की जो शुरुआत होती है ना, वो बहुत ख़ास होती है, इसलिए भी क्योंकि हर रोज़ सुबह हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत मौका लेकर आता है। तो हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि खुद की जो ऊर्जा है उसे व्यर्थ चिंता में बर्बाद ना करें, बल्कि आप समाधान के बारे में सोचें। इससे आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। क्यों राकेश? बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा। बिल्कुल पॉजिटिव सोचने की आवश्यकता हमें। और सुबह का बेला है और थोड़ी सी ठंडी हवा हमें, हमारे मन को, हमारे दिल को सुकून देती है और नए सिरे से हमें अपनी दिनचर्या को शुरुआत करने का जो निमंत्रण है वो हमें हर सुबह ही देती है। क्योंकि सुबह का मौसम, और ये भी बताते चले आपको कि प्रिया, हम सभी जान रहे हैं कि मानसून का वक्त है और मानसून के वक्त को और भी, मानसून के मौसम में और भी से जोश और उत्साह को बढ़ा देने के लिए जो पर्व त्यौहार है इस खुशियों को और भी दुगना कर देती है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावन पर्व की, सावन के शुभ महीने की, जिसकी शुरुआत आज से 4 दिन के बाद होने जा रही है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। और जब सावन की आहट होती है, जब आगमन होने वाला होता है, उसके पहले प्रकृति की जो छटा होती है कितनी खूबसूरत हो जाती है ना। ऐसे जो कोपलें निकल कर आ रही होती हैं, वो लगता है जैसे ना कि जैसे कुछ कोई कलाकार है जिसने पूरी प्रकृति को ऐसे रंगों से भर दिया है। बिल्कुल, और ये हरा रंग हमें बताता है कि प्रकृति हमारी कितनी समृद्ध है और कितनी खुशहाल है, जो मानव जीवन को बहुत ही बड़ा संदेश भी देती है। और प्रिया, हम सभी जानते हैं कि सावन के शुभ महीने में जो पूरा का पूरा जो महीना होता है, पूरे महीने हम भजन कीर्तन, भगवान की आराधना से शुरुआत करते हैं, है ना। तो क्यों ना आज के दिन की शुरुआत भी हम बिहार बिहान की भजन से करते हैं। तो सुनते हैं प्यारा सा भजन। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई रे। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन सो निकसी सुरसरी, जेहि चरणन सो निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाये। जेहि चरणन सो निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आए। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। तो
तो ये खूबसूरत सा भजन आपने सुना और कहते हैं कि जब आपका मन शांत होता है, हृदय शांत होता है, तो ज़ाहिर तौर पर आप कुछ भी अगर सोचते हैं तो आपको साफ साफ पता चलता है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या करना है। और इस आपको अपने कर्मों की दिशा में आगे बढ़ने में अगर सबसे ज़्यादा कुछ प्रेरित करता है तो वो होते हैं सकारात्मक विचार, वो विचार जो आपको प्रेरणा देते हैं, वो विचार जो आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो राकेश, क्यों ना हम आज अपने कार्यक्रम में एक ऐसे विचार के साथ लोगों को रूबरू कराएं जो महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। महात्मा गांधी। शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसका एकमात्र रास्ता शांति ही है। महात्मा गांधी। और हम थोड़ी देर पहले राकेश जिक्र कर रहे थे ना कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मानसून है, लगातार जो बारिशें हो रही हैं, झमाझम बारिशों की वजह से कई जगह जल जमाव भी हो रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में क्या हो रहा है कि डेंगू की संभावनाएं बढ़ रही है, जो काफ़ी चिंताजनक भी है। छोटी छोटी बातों पर हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और फिर हम सब स्वस्थ रहेंगे, हंसते और मुस्कुराते रहेंगे। और इसी डेंगू को लेकर के एक छोटा सा संदेश देते हुए, कुछ जानकारियाँ देते हुए और बहुत सारी बातों के साथ हमारी एक छोटी सी सॉफ्ट स्टोरी है जो कि है मलेरिया से बचाओ। तो चलिए देखते हैं इसे। मलेरिया की रोकथाम और मलेरिया से सफलतापूर्वक निपटने के तौर तरीके के विषय में जानने और जानकारी देने का उद्देश्य आज के अंक की सार्थकता है। अपने चारों तरफ साफ सफाई रखना, पानी जमा न होने देना, मच्छरदानी या औषधि युक्त मच्छरदानी के महत्व को जानने समझने का दिवस है यह। मलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है जो मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। सिर दर्द, कपकपी के साथ निश्चित समय पर बुखार का चढ़ना, भूख न लगना, स्वाद का खत्म हो जाना आदि मलेरिया के लक्षण हैं। जब भी ऐसा कोई लक्षण दिखे, तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी जांच करवाएं। इलाज में देरी बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि लगातार तेज बुखार शरीर को कमजोर करने के अलावा आप में दूसरे संक्रमण को भी ला सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मलेरिया की मुफ्त इलाज की व्यवस्था सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर करवाई है। लेकिन यह बीमारी ही नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि हम जागरूक बने। मच्छरों को पनपने से रोकें, आसपास सफाई रखें, नालियों में किरासन तेल या जला हुआ मोबिल डाल दें। ऐसा करने से न रहेगा मच्छर, न होगी मच्छर जनित बीमारी। तो एक छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी मलेरिया को लेकर। और बरसात के मौसम में सिर्फ मलेरिया नहीं, डेंगू, चिकनगुनिया और भी ऐसे कई सारी बीमारियां होती हैं जिसका खतरा, जो संक्रमण है, बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे आसपास बरसात के दिनों में पानी जम जाते हैं गड्ढे में। और होता क्या है कि मच्छरों के लिए वो ब्रीडिंग जोन बन जाता है और जिसके बाद सबसे ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। और इससे सावधानी बरतने की हम सभी को बहुत ही आवश्यकता रहती है। प्रिया, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसे में हम देखें इस परिवेश में क्या होता है कई बार कि हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। जैसे अगर हमें हल्की सी बुखार आता है, हमें हल्का सा बुखार आता है, तो हमें लगता है कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन हम गलती वहीं कर देते हैं। हमें तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए, जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। और जब बात हो रही है स्वास्थ्य की, डेंगू की और बरसात में जो पानी से संक्रमित बीमारियां हैं, तो इस विषय पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में एक डॉक्टर को आमंत्रित किया है। जी हाँ, उनसे हम बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए आपका परिचय उनसे करवाते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में चर्चित न्यूरोफिजिशियन एवं सर्जन हैं डॉक्टर राजीव रंजन जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। सबसे पहले तो चूँकि हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ पे एक सेट हो जाता है, मेंटालिटी सेट हो जाती है लोगों की कि भाई घर में बच्चे का जन्म होता है, उसी वक्त हम तय कर लेते हैं कि बच्चे को कैसे, कहाँ क्या पढ़ाना है और क्या उसे हम बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो हम आपके बचपन का वो दौर जानना चाहेंगे, कैसे आप एक डॉक्टर बने, डॉक्टर में भी आप एक न्यूरोफिजिशियन और न्यूरोसर्जन बनने आपने तय किया। मैं तो शुरू में गांव में रहा, शुरू की स्कूलिंग जो है गांव में करी। उसके बाद मेरे पिताजी चूँकि शिक्षक थे तो मैं पटना आया, फिर आगे का पढ़ाई जो है 10वां 9वां 10वां वगैरह पटना से पढ़ा। और मैं फिर डॉक्टर बनने की जो कल्पना थी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर बने। अच्छा। तो मेरे पिताजी माताजी लोग को लगता था कि मैं भी डॉक्टर बनूं, तो मैं डॉक्टर बना। डॉक्टर बनने के बाद फिर
पीजी करना होता है। डॉक्टर 3 स्तर पे होता है, पहले एमबीबीएस होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर सुपर स्पेशलाइजेशन। तो मैं पहले एमबीबीएस किया, उसके बाद फिर एमएस किया सर्जरी में। और जब मैं सर्जन बन गया तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा यदि किसी विभाग का ज़रूरत है आज अपने कंट्री में या बिहार में तो वो है न्यूरो सर्जरी की, जिससे कि मरीजों की जान बचाई जा सके। बाकी जो डिपार्टमेंट्स होता है ठीक है, उसमें बीमारी होगा तो आपके पास जान बचाने का वक्त रहता है, लेकिन न्यूरो सर्जरी एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि मान लीजिए हेड इंजरी हो गया, स्पाइनल इंजरी हो गया या फिर ब्रेन का कोई भी बीमारी हो गया, तो उसको बचाने के लिए आपको अति शीघ्र एक्ट करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे मुझे लगा कि न्यूरो सर्जरी थोड़ा चैलेंजिंग चीज़ है, इसलिए मैं न्यूरो सर्जन बनने का सोचा और उसमें मैंने सफलता हासिल की और फिर वापस 6-7-8 साल मैंने बिहार से बाहर रहने के बाद वापस पटना आ गया। तो राकेश, डॉक्टर साहब ने चैलेंज वर्ड एक यूज़ किया कि चैलेंजेस थे इसमें, लेकिन इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और आज देखिए एक सफल न्यूरो सर्जन है और काफ़ी चर्चित भी हैं। बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि हम किसी भी फील्ड में जाए, किसी भी प्रोफेशन में जाए, चैलेंज जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने मलेरिया पर आधारित एक छोटी सी स्टोरी देखी। हमने जाना कि बरसात के दिनों में कितना खतरा बढ़ जाता है, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, सबसे अधिक खतरा। और पिछले साल जिस तरह से ये फैला था वायरस, हम भूल नहीं सकते। तो अगर हम बात करें, इस जल जनित जो समस्याएं होती हैं बढ़ जाती है बरसात के सीज़न में, और ये भी देखा जाता है कि मलेरिया का जो मच्छर होता है इंसेफ्लाइटिस काटता है तो उसका बुखार दिमाग पर चढ़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है मस्तिष्क पर होता है। तो कैसे इस सीज़न में इसका हम बचाव कर सकते हैं? छोटे बच्चे हो या फिर बड़े हो या फिर बुजुर्ग, सभी को बराबर खतरा रहता है। तो जरूर चाहेंगे इस बारे में बताएं, कैसे बचा जा सकता है, ट्रीटमेंट, इलाज और बचाव के लेकर। बारिश के दिनों में जैसा आपने ऑलरेडी बताया कि बारिश के दिनों में पानी को इकट्ठा ना होने दें। पानी यदि इकट्ठा होगा तो उसमें मच्छर आएगा। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा जो अभी समस्या होता है बारिश के दिनों में वो होता है डेंगू का। मलेरिया तो साल भर चलता रहता है, मलेरिया आपका साल में चलेगा। डेंगू प्लस आपका जो डायरिया डिसेंट्री होता है, मतलब कि पेट खराब होना और लूज मोशन होना, डिहाइड्रेशन होना, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ एक एंट्रिक फीवर जिसको कि टाइफाइड कहते हैं, तो जो टाइफाइड फीवर है वो भी इस समय बहुत बढ़ जाता है बरसात के दिनों में। चूँकि खाना में गंदगी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मक्खी आके बैठ गया तो वो भी बढ़ जाता है। तो डेंगू सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका बचाव ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बचाव के लिए अभी आपने दिखा ही रहा था कि जो है पानी को इकट्ठा ना होने दें। साफ़ पानी में जनरली माना गया है कि डेंगू के मच्छर साफ़ पानी में पनपते हैं। तो साफ़ पानी अपने घर में क्या होता है, गमला होता है, जिसके बाद कहीं कहीं रहेगा कि टायर वगैरह छोड़ दीजिएगा, पुराना टायर छोड़ दीजिएगा, उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा। या कूलर है तो बरसात के दिन में ऐसे भी कूलर जो है वो उसका थोड़ा प्रभाव घट जाता है, बहुत ठंड नहीं करता है, तो कूलर में पानी इकट्ठा ना होने दें। और जब मान लीजिए कि डेंगू हो गया, मान लीजिए बुखार आ रहा है, तो बुखार आ रहा है तो लोग सोचता है कि जनरल वायरल फीवर है, उसको छोड़ देता है। फिर बुखार यदि आए तो आप सजग हो जाइए। डेंगू आप यदि दिखाएंगे डॉक्टर से तो वो आपको डेंगू का जांच कराएंगे ही। यदि नहीं भी आप दिखाते हैं तो कम से कम डेंगू का जांच करा लें। अब ये नहीं है कि सारा डेंगू खतरनाक होता है। डेंगू जो है 4-5 मरीजों में यदि डेंगू हुआ तो उसमें से एक ही मरीज जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होती है उसको। तो यदि डेंगू यदि हो जाए, बुखार वाली बीमारी हो जो कि डेंगू साबित हो जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिहाइड्रेशन, मतलब शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी और इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम और पोटेशियम। तो आपको पानी खूब पीना है, नमक नींबू पानी पीना है, और पोटेशियम जो है आपको नारियल पानी से मिलेगा, डाब के पानी से मिलेगा। तो इसको आपको मतलब किसी कीमत पे डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। प्लस यदि बहुत ज़्यादा बुखार आए तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, प्लस समय रहते उसका आप इलाज कराएं। डेंगू जो है वो ब्रेन में बहुत रेयर फैलता है, जिसको कि डेंगू के चलते मेनिंजाइटिस, इनकेफ्लाइटिस बोलते हैं। तो ब्रेन में बहुत अंत में, बिल्कुल ब्रेन में तो बिल्कुल अंत में जाता है। या फिर हेमरेजिक फीवर जो होता है, मान लीजिए आप नेग्लेक्ट कर दिए, छोड़ दिए, शॉक हो रहा है, मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर वगैरह घट रहा है, डिहाइड्रेशन से आप पीड़ित हैं और आप उसमें ध्यान नहीं दिए, तब आप वो कन्वर्ट होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर में। या फिर किसी मरीज को बार बार डेंगू हो रहा है, हर साल डेंगू हो रहा है। 4 प्रकार का जो डेंगू का प्रकार है उसमें से एक ऐसा है जो हो गया तो आप हमेशा प्रोटेक्टेड हो गए, लेकिन अगली बार दूसरे स्ट्रेन से हुआ, तो ऐसा स्थिति होने पे थोड़ा खतरा हम लोगों के शरीर पे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग बचाव करें, और बचाव के साथ साथ इलाज जो है थोड़ा जल्द करवाएं, तो हम लोग डेंगू के कुप्रभाव से बच सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए शायद जो डॉक्टर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर।
छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट्स को हम मेंटेन करके रखें जो हमारे बॉडी में जो हैं, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी तो इलेक्ट्रोलाइट्स से ही निर्मित है, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स, विटामिन्स, पोटेशियम, जो भी चीज़ें हैं उनसे। लेकिन ये तो हो गई कि जब हमें बुखार होता है तब, लेकिन उससे पहले हम खुद को कैसे फिट रखें ताकि जो हमारा अपना जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि अगर कोई बाहर से कोई ऐसा इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी बॉडी हमारे अंदर आती है तो हम पहले से ही तैयार रहें। अपने खुद को फिट, खुद का इम्यूनिटी को बढ़ाने का 2-3 तरीका है। एक है कि रेगुलर हम लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलर कसरत करना चाहिए, टहलना चाहिए रेगुलर, और योग करने से भी इम्यूनिटी बढ़ता है। प्लस खान पान में संयम बरतना होगा। आज के युग में फास्ट फूड आप देखिएगा कि रोड किनारे हर जगह, चाहे वो छोटे शहर हों, बड़े शहर हों, अच्छा जगह हो, ख़राब जगह हो, छोटी जगह हो, बड़ी जगह हो, हर जगह आपको फास्ट फूड की एकदम भरपूर मात्रा में फास्ट फूड उपलब्ध रहता है। तो वो तो हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बिल्कुल तोड़ देता है, बिल्कुल कमज़ोर कर देता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों को प्रतिदिन अपना नियमित रूटीन बनाना चाहिए। यदि प्रतिदिन आप नहीं भी करते हैं तो कम से कम हफ्ता में 5 दिन आपको कसरत करना होगा, चलना होगा। कम से कम आधा घंटा आपको रोज़ जो है चलने का सोचना चाहिए। यदि छोटा दूर जाना, मान लीजिए आप रेगुलर समय पे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको छोटा दूर का यात्रा करना है, किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो आप अपने गाड़ी से ना जाएं, उसको आप पैदल जाएं तो आपका हो जाएगा। क्योंकि हर लोग सोचता है कि एक्सरसाइज करेंगे, कर नहीं पाता है, तो नहीं कर पाता है तो उसका तरीका आप अपने को तोड़ना होगा, सोचना होगा कि यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब करते हैं नज़दीक है तो आप हो जाएं, या फिर जॉब के अंदर में बड़ी जगह है तो उसमें थोड़ा सा घूम टहल लें, या बीच में उठकर कुर्सी से उठकर एक्सरसाइज कर लें, स्ट्रेचअप कर लें कम से कम। प्लस खान पान में जो है आपको प्रोटीन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है उसको थोड़ा कम खाएं, प्रोटीन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो प्रोटीन जो है साधारण चीज़ों में भी मिलता है, जैसे सोयाबीन है, राजमा है, चना है, दाल है, इन सब चीज़ों में। नॉनवेज प्रोडक्ट है यदि मान लीजिए तो मीट है, आपका चिकन है, या अंडा का जो सफ़ेद वाला पार्ट है, इन सभी चीज़ों में प्रोटीन की बहुतायत रहती है। तो प्रोटीन खाने में प्रोटीन की मात्रा पे ध्यान दें, और अपना रेगुलर यदि एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होगी। तो फिर आप पे यदि कोई बीमारी भी अटैक करेगा ना तो उसको आपका शरीर लड़ने के लिए तैयार रहेगा, अन्यथा आप बहुत संकट में पड़ जाते हैं। तो खुद को फिट रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा अहमियत वाली बात है, क्योंकि अगर राकेश हम फिट हैं तो हम बिल्कुल फिट रहेंगे तो हमारे अंदर जो सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, वो बरकरार रहेगी। बिल्कुल, हेल्दी डाइट के साथ फिजिकल एक्टिविटी है वो हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई महत्वपूर्ण बातें आपने कही, लेकिन हम ये देखते हैं कि बरसात का मौसम अभी चल रहा है, कभी गर्मी हो जा रहा है, कभी बरसात आता है तो हमें कभी ठंड भी लगने लगती है। अभी तो बिल्कुल अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, मतलब कि बरसात होते हुए मानसून कहीं ना कहीं लगता है कि अब रुक सा गया है ना, बारिश अभी हो ही नहीं रही है। तो बदलते मौसम के अनुसार हमारा जो मस्तिष्क है वो कितना तैयार होता है इसके अनुरूप, हम जरूर चाहेंगे इसके बारे में बताएं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जरूर चाहेंगे बताएं इसके बारे में। बदलते मौसम से यदि देखिएगा तो मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कोई इफेक्टेड नहीं होता है। यदि आपका बदलता मौसम में आपको बीमारी हो जाती है, जैसे बुखार वाली बीमारी हम लोगों ने चर्चा करी, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, या टाइफाइड एंट्रिक फीवर हुआ, तो आपके मस्तिष्क पे हो जा सकता है। बाकी आप मान लीजिए कभी कभी होता है कि मौसम चेंज कर रहा है तो उसके चलते कोई आदमी एंग्जाइटी महसूस करता है, बेचैनी होने लगती है, तो वो एक बिल्कुल अलग बात हो जाता है। अदरवाइज डायरेक्ट कोई मौसम जैसे बदल रहा है उससे डायरेक्ट ब्रेन पे उसका प्रभाव हो, ऐसा नहीं रहता है। हाँ, बहुत गर्मी यदि है, मान लीजिए जैसे जिसको कि हीट स्ट्रोक कहते हैं, वैसा होने पे फिर आपका ब्रेन सेल्स में प्रॉब्लम होता है, ब्रेन के अंदर जो ब्रेन सेल है उसका डेथ होता है। तो वैसे स्थिति में मान लीजिए स्ट्रोक आपका बढ़ जाएगा, डिहाइड्रेशन के चलते आपका स्ट्रोक बढ़ सकता है। ब्लड में कोगुलेबिलिटी, मतलब ब्लड में खून की थक्का जमने की शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट कोई बहुत एसोसिएशन इसका ब्रेन के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी जो टेम्परेचर का फ्लैक्चुएशन होता है, जैसे कभी अचानक से बहुत गर्मी होती है और जैसे कि राकेश ने कहा तेज़ बारिश हो गई तो आराम से हमारा 2-3 डिग्री टेम्परेचर जो है डाउन हो जाता है। फिर उस कंडीशन में कई बार हमें लगता है कि नहीं सब कुछ सामान्य है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ हमारे अंदर शरीर में क्या हो रहा है। छोटे छोटे अलार्म्स की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़रूरी होते हैं इनिशियल स्टेजेस में। जैसे आपका अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स या न्यूरो में अगर आपको कोई परेशानी है तो बॉडी सिग्नल्स देता है हर बीमारी से पहले। क्या क्या ये छोटे छोटे सिम्टम्स है, सिग्नल्स है जो हमें शुरुआत में ही पहचानने की ज़रूरत है? न्यूरोलॉजी की मतलब नस की जितनी बीमारियां होती हैं
तो जो शुरू में सबसे ज़्यादा सिग्नल देता है वो है मान लीजिए सर दर्द होना, आपका सर दर्द होगा, या फिर शरीर में किसी भी अंग में सूनापन वगैरह आने लगे, या चलने में दिक्कत होने लगे, या बोलने में दिक्कत होने लगे, या आपको मेमोरी मान लीजिए यादाश्त पुरानी चीज़ों को रिकॉल करने में दिक्कत हो, या नई चीज़ मान लीजिए आज याद है कल हम भूल जाते हों, या कोई सामान कहीं रखें वो भूल गए, याद नहीं आ रहा हो। तो ये जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो ऐसे होती है, मान लीजिए चलने में आदमी को बैलेंस में दिक्कत होता है तो लोग सोचता है कि अच्छा ये आज हो रहा है कल ठीक हो जाएगा। यादाश्त में यदि छोटा दिक्कत होने लगा, या कहीं कहीं मान लीजिए कहीं कोई सूनापन हो, हाथ में सूनापन हो, पैर में सूनापन हो, तो उसको आदमी अवॉइड कर देता है। खासकर हेडेक ठीक है, नॉर्मली हेडेक जो होता है, ज़्यादातर हेडेक जो है बहुत कोई गंभीर बीमारियों का सूचक नहीं होता है, लेकिन ब्रेन के अंदर जो बीमारियां गंभीर होती हैं, कुछ एक बीमारियां, उसमें हेडेक ही है जो आता है सबसे पहले। बहुत सीवियर हेडेक आएगा, या मान लीजिए रोज़ थोड़ा हल्का हल्का हेडेक होते रहा, तो ऐसी स्थिति में यदि आप जल्दी डॉक्टर से संपर्क नहीं करेंगे, जल्द से जल्द जांच नहीं कराएंगे, तो मान लीजिए ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो रहा हो या खून की नली की बीमारी हो रही हो, तो वो आपका मिस कर जाएगा। या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि दिमाग में सोचने की, समझने की, यादाश्त की शक्ति गड़बड़ा रही हो, जिसको कि अल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं, या चलने में या थरथरापन आ रहा हो, कंपन आ रहा हो, जिसको कि पार्किंसोनिज्म कहते हैं, तो इन सब चीज़ों को यदि हम जल्द से जल्द डायग्नोसिस कर लेते हैं तो इसका इलाज शुरू में तो संभव होता है, बाद में यदि बहुत आगे बढ़ जाती है बीमारी तो वो ऑलमोस्ट लाइलाज हो जाती है। तो इसलिए ये सिग्नल, यही सब छोटी छोटी सिग्नल है जिसको आपको पहचानना है और उसको हम यथाशीघ्र इलाज कराएंगे तो उससे निजात पा सकते हैं। ये बड़ी बात आपने कही। प्रिया, कभी होता क्या कि हम घर में ही अगर बात की जाए तो छोटी छोटी चीज़ों को रखकर कहीं भूल जाते हैं, और ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों की बात नहीं है, ये हमारे साथ बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ भी यही होता है। मुझे लगता है कि एक दो बार हो तो ठीक है, लेकिन बार बार हो तो दिक्कत हो सकती है। की जरूरत है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने तो बहुत सटीक कहा कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जब यहाँ पे बच्चों की बात अभी हमने छेड़ी है राकेश, तो छोटे बच्चे जो होते हैं, कहा जाता है उनका ब्रेन का डेवलपमेंट जो है एक सर्टेन एज तक हो जाता है, और हमें उस हिसाब से उसको बार बार पॉलिश भी करना चाहिए ताकि उनका जो है वो बिल्कुल फंक्शनल रहे, एप्रोप्रिएट तरीके से, जो एक सामान्य व्यक्ति का होता है। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? छोटे बच्चों का आपने बोला ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, एकदम सही बताया आपने, क्योंकि जनरली जो है देखा गया है कि 80-90% ब्रेन का डेवलपमेंट 5 साल 6 साल की उम्र तक में ही हो जाता है। बाकी रहा आप जैसा हमको लग रहा है जानना चल रही हैं ब्रेन के डेवलपमेंट के साथ व्यवहार का। तो व्यवहार तो सबसे ज़्यादा एडोलेसेंस एज में, जो कि 12-13-14 साल से लेकर और 17-18-19 साल में। तो व्यवहार का जहाँ तक सवाल है, उसमें यदि परिवार वाले ध्यान नहीं देंगे, व्यवहार कोई बाहर वाला नहीं बना सकता, परिवार वाले अपने बच्चों पे यदि ध्यान देंगे, प्लस बच्चे जहाँ स्कूल में जा रहे हैं वहाँ उसके यदि टीचर शिक्षक जो है वो ध्यान देंगे, तो फिर बच्चे जो है वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। यदि मान लीजिए बच्चा कुछ गलत कर रहा है, हम उसको नहीं छोड़ दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उसको समझा नहीं रहे हैं, तो फिर तो बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं। तो ये जो पीरियड होता है ब्रेन का डेवलपमेंट का, जो पीरियड होता है वो शुरू के 5-6 साल में करीब करीब कंप्लीट हो जाता है। रहा बात व्यवहार, जिस पे कि हम उसको नियंत्रण करवा सकते हैं, वो पीरियड होता है 12-13 साल से लेके 17-18-19 साल तक का। तो उस पीरियड में ही एक व्यवहार जो है चेंज होता है कि कोई आदमी सही डायरेक्शन में जा रहा है, कोई आदमी गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसका जो है शुरुआत घर से होना चाहिए, और बाद में जो शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, वो उसको रिफाइन करते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम जो खाते पीते हैं, कई सारे विटामिन की कमी होने से हमारे शरीर में रोग होते हैं और बीमारियों से हम शिकार भी हो जाते हैं। तो कोई ऐसा भी विटामिन जिसकी कमी से ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी हो, और इस कमी को कैसे हम दूर कर सकते हैं? विटामिन्स में जो सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स, मतलब ब्रेन का जो टिश्यू है या नर्व्स का जो टिश्यू है, उस पर सबसे ज़्यादा किसी का असर होता है तो वो है विटामिन B12। विटामिन B12 का काम है कि हमारे जो जितने भी न्यूरॉन्स है उसके बाहर का जो छल्ला होता है, माइलिन शीथ, जिसको कि उसको मजबूती देती है, उसका वो निर्माण करने में सहायक होता है। तो विटामिन B12 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। विटामिन B1 का भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन B12 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। B12 शाकाहारी चीज़ों में जनरली बहुत ही कम उपलब्ध है, केवल मिल्क प्रोडक्ट्स में शाकाहारी चीज़ में उपलब्ध है, बाकी मांस में उपलब्ध है, मांस में है, मछली में है, उसके बाद अंडा में है। तो जो पूर्ण रूप से शाकाहारी मनुष्य हैं, शाकाहारी आदमी हैं, उनको अक्सर मतलब 90% से ज़्यादा लोगों में देखा गया है कि विटामिन B12 की कमी होती है। उसके चलते नर्व्स की, न्यूरॉन्स की और ब्रेन की इतनी सारी बीमारियां होती हैं,
मतलब कुछ भी होना संभव है। चलने में दिक्कत आ सकता है, शरीर में सूनापन हो सकता है, मेमोरी में डिस्टर्बेंस हो सकता है, आप बेचैन हो सकते हैं, आपका शरीर ठंडा रहने रह सकता है, कभी अपने आप गर्म हो सकता है। मतलब विटामिन B12 बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो अक्सर शाकाहारी लोगों को जो है या तो ओरल आपको टैबलेट से सप्लीमेंट लेना होगा, जिसका कि प्रभाव थोड़ा लंबे मतलब प्रभाव बड़ी धीरे से पड़ता है। अदरवाइज आपको कोशिश करनी चाहिए कि यदि विटामिन B12 की कमी है तो हम लोग इंजेक्शन लें, मस्कुलर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ले लें। 4-5 इंजेक्शन लेंगे तो कम से कम साल 2 साल आपको फिर से विटामिन B12 की कमी होने की संभावना नहीं रहेगी। तो विटामिन B12 ही हमारे ब्रेन और नसों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई और छोटी छोटी ऐसी सी जानकारियाँ आपने दी हैं कि जो अगर हम अपनी दिनचर्या में रोज़ शामिल करने की कोशिश करते हैं तो हम बिल्कुल फिट रहेंगे एंड फिट एंड फाइन रहेंगे। फ़िलहाल आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातचीत, इतनी जानकारी हमें देने के लिए आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। प्रिया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छात्र जीवन में जो शैक्षणिक दबाव होता है और इसके साथ तनाव, ये महत्वपूर्ण चिंता का विषय हम सभी के लिए होता है। लेकिन इन सब के बीच अगर अपने दिनचर्या में हम खेल को शामिल करते हैं, ये फिजिकल एक्टिविटी अगर शामिल करते हैं तो हमें दिनचर्या में ब्रेक मिलता है, मस्तिष्क का विकास भी होता है, फिजिकल एक्टिविटी से हम स्वस्थ भी रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने खेल को मतलब कि बचपन में खेल को खेलते खेलते कब इस प्रोफेशन में वो शामिल हो गए उन्हें भी पता नहीं चला, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग था। तो कुछ ऐसे शख्स आज हमारे बीच खास मेहमान हमने अपने बिहार अभियान में आमंत्रित किया है। हम स्वागत करना चाहेंगे अरुण कुमार मिश्रा जी का, जो पूर्व राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी और कोच रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुण कुमार मिश्रा जी हमारे खास कार्यक्रम में। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। तो अरुण मिश्रा जी, कई सारी बातें आपसे करनी है। ओलंपिक का भी गेम है जो 26 जुलाई से शुरू होने वाला है, लेकिन अगर आपके विषय में अगर बात की जाए तो आप पूर्व राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं, कोच भी रह चुके हैं, कोच की भूमिका भी अब अदा कर चुके हैं। आपके तजुर्बे की पहले हम बात करेंगे कि ये बैडमिंटन खिलाड़ी आप बने कैसे और इसमें रुचि आपकी कैसे आई, उस दौर को हम याद करना चाहेंगे जिस दौर में आप खेला करते थे। अच्छा, सबसे पहले बात तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है। हमारे घर में कोई खेलता उलता नहीं था, पहला खेल का स्टार्ट हमारे से हुआ। आप लोग तो हो सकता है उस समय आप लोग का जन्म हुआ या ना हो, 70 में 1970-71 में आपका जोनल मैच था पटना के विलर सीनेट हॉल में। उसमें प्रकाश पादुकोण आए हुए थे किसी कारण, और प्रकाश पादुकोण का मैच चल रहा था चालिया के साथ, आसाम के साथ, जो इस जोन में था। उस मैच में किसी तरह को हंगामा हो गया। हंगामा जो गया तो हम जस्ट अंपायर के बगल में बैठे हुए थे। काफ़ी हंगामा हुआ तो शटल कॉक वहीं रखा रहता है, तो हम एक डब्बा शटल कॉक उठा के चल दिया, चल के सीधा अपना घर चले आए। उसका मैच होता है, फिर मैच हम देखा भी मैच नहीं। घर आ गए। घर आके अब सोचे कि भाई शटल का नाम भी अभी तक हमको याद है, टूर्नी था वो, आसाम का टूर्नी, शटल कॉक का नाम था टूर्नी। तो लेके आ गए। अब सोचे कि इसका इस्तेमाल कहाँ करें, अच्छा कॉर्क है, बच्चे तो रोड पर खेलते, तो जरूरत पड़ी नेट पर लोग लगा के सब लोग खेलते, आप लोग भी खेलते होंगे तो खेलते। तो उसके बाद हम सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब गए, बड़ी विनती की उनसे कि भाई हमको भी खेलने दीजिए। बहुत विनती करने के बाद हमको खेलने का वहाँ चांस मिला। अब कॉर्क 6 गो 8 गो कॉर्क कितना दिन चलेगा, था नहीं। घर से प्रेशर भी था, पढ़ाई भी करना है, क्योंकि मैट्रिक हम फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे। सबका था कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो आजकल का रहता है पैसा था। हमारा वहीं से टर्निंग हुआ हमारा खेल का, हमारा खेल पर झुकाव ज़्यादा हो गया। और उस ज़माने में जो 70-71 के समय में बैडमिंटन पटना में था, लेकिन उतने लोग खेलते नहीं थे, मतलब यंग स्टार जो होते थे कोई नहीं खेलता था। अब उस खेल के लिए तो जूता चाहिए, गंजी चाहिए, सब चाहिए थे खेलने के लिए, पैसा चाहिए, घर से पैसा मांगते खेलने के लिए। तो पहले तो खेलोगे तो क्या होता था जानते ही, अभी अब तो कुछ थोड़ा सा लोग कहते हैं खेलो खेलो, पहले तो कुछ नहीं। तो हम लोगों को क्या होता था कि 12 रुपया 15 रुपया मिलता था बस का पास बनाने के लिए, तो हम पास नहीं बनवाते थे, उसका शटल कॉक खरीद लेते थे। अब गंजी कहाँ से आया, तो आप लोग को याद होगा BN कॉलेज के सामने में छाता लगा करके गंजी रखता था, 5 रुपया में मैंने गंजी खरीदा। और जूता तो है नहीं, तो वहाँ जूता क्या होता था ना, वो बहुत हार्ड कोट था, तो जूता सबका खराब लोग फेंक देता था। उसी जूते को पहन करके हम खेलना स्टार्ट किए। और आपको 71 में मोहन आहूजा को पहले जमशेदपुर में, जब झारखंड एक साथ था ना, तो जमशेदपुर में खेलने जाना था। तो हम वहाँ के सेक्रेटरी को बोले कि हम जाएंगे, तो गुस्सा हो गए, कोई जाता है वहाँ खेलने के लिए, तो लोग का सिलेक्शन हो जाएगा।
हम कि हो चाहे नहीं हो हम हम जाएंगे। वहाँ गए, वास्तव में हम पहला फर्स्ट राउंड में ही 15-0 हार करके आ गए, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़े, हम लगातार करते रहे। और 1972 में फर्स्ट टाइम हम यूनिवर्सिटी खेल लिए, गुवाहाटी टीम में थे, और 73 में हम स्टेट का चैंपियन हो गए जूनियर्स का डबल क्राउन के साथ। क्या बात है। इतना फिजिकल किए, आपको विश्वास हो या ना हो हम नहीं समझ सकते हैं। 10 किलोमीटर का मेरा डेली रनिंग था और 10,000 स्किपिंग। उसके बाद मेरा एक ही साल उम्र बचा था, मेरा ख़त्म हो गया जूनियर्स का, सीनियर्स में हम आ गए 1974 में। उस समय संदीप गांगुली इंडिया का चैंपियन हुआ करता था, बिहार झारखंड जो वहाँ का धनबाद का था, उससे हमारा मैच हुआ धनबाद में। उससे हम हार गए 3 और 4 पर, 15-3, 15-4 फाइनल्स में, लेकिन हमारा सिलेक्शन हो गया नेशनल्स के लिए। फिर 75 में पटना में जब हुआ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पटना में जब हुआ मैच, एक ही कोर्ट था, तो फाइनल में हम और संदीप गांगुली आ गए। अब देखिए प्राइज आया, तो वहाँ थोड़ा हम लोग पटना वाले थोड़ा है ना, तो हमको एक पानी का जग जिस जगह था वो था विनर का, और ट्विन थर्मस था रनर का। तो हम कहा कि भैया ये जो है ना थर्मस वाला, उसको रनर में कर दीजिए, क्योंकि हम अपने आप को रनर मान चुके थे कि हमको रनर होना। तो इंडिया का खेला हुआ था, इंडिया से रिप्रेजेंट किया था, ऑल इंग्लैंड खेलने गया था वो। कहीं कैसे हो सकता है, हम कहते जाइए, तो हम काम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं घर तक। तो बड़ा मनाया उनाया, तो कंचा ठीक है, तो वहाँ उसको हम चेंज करवाया। लेकिन मैं सच कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि मुझे विश्वास नहीं था कि हम संदीप गांगुली को हरा सकेंगे, क्योंकि उसके स्मैश इतना पावरफुल था, उठाने पर लगता था कि हाथ में झंझनाहट होती थी। अच्छा। संदीप गांगुली का खैर संयोग ऐसा था, उस हॉल में 2 रुपये की टिकट थी, बाहर में लाठी चार्ज हो रहा था। उस समय बैडमिंटन का भी क्रेज था, और पता चला कि पटना का लड़का पहुंचा हुआ है, तो हम संदीप गांगुली को 57, 59 हरा, स्टेट चैंपियन हुआ। और पटना का पहला आदमी नेशनल्स खेलने के लिए मेंस में हम गए थे, फर्स्ट टाइम हम गए थे पटना का। पटना का ही मतलब हम, पटना यूनिवर्सिटी आज तक इस जोन चैंपियन नहीं हुई थी। 1973 में हम लोग इस जोन चैंपियन हुए मुजफ्फरपुर में। तो हमारा बैडमिंटन का कैरियर वहीं से घूम गया। स्थिति ये हुई कि जिस समय चैंपियन 73 में हम आईए का दे रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, तो मतलब 3-4 क्वेश्चन लिखते थे, आप भाग जाते थे छोड़ करके, क्योंकि वहाँ लखीसराय में मैच हमको खेलना था। स्थिति क्या हुई कि हम वहाँ पर, हमारा रिजल्ट ख़राब हो गया, खराब मतलब फेल नहीं, पास कर गए, किसी तरह पास कर गए। उसमें घर में गुस्सा भी हुआ, फादर तो बहुत गुस्सा भी हुए, लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि हम खेलते हैं, तब उसके बाद से उनसे प्रोत्साहन हमको मिलने लगा, फादर मदर से। बिल्कुल। तो आपकी नियति ने तय कर रखा था कि आप एक ऐसे प्लेयर बनेंगे जो अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे। हाँ। तो शायद इसीलिए आप जो है, आपने कहा कि स्मैश बहुत पावरफुल होता था, बहुत तो आपने उन सारे लोगों की सोच और विचार को स्मैश किया जो कहते थे कि आप एक बैडमिंटन प्लेयर नहीं बन सकते हैं, आप खेलों में अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो जुनून और जज्बा कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है राकेश, ये हमने अभी जाना है। राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी अरुण कुमार मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कोच भी रह चुके हैं, अपने जीवन से जुड़ी कई अनुभव जो बातें हैं वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं, और कई बड़ी उपलब्धियां भी इन्होंने साझा की है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इनकी ये लगी प्रिया कि इन्होंने रिस्क लिया, घर से परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद भी इन्होंने रिस्क लिया और इन्होंने कमाल दिखा दिया बैडमिंटन। बिल्कुल कमाल कर दिया, और कहते हैं कि बिना रिस्क के आप बहुत कुछ बड़ा अलग नहीं कर सकते हैं। ये तो आपकी यात्रा आपने हमें बताई कि कैसे आप एक नेशनल लेवल प्लेयर बने, लेकिन अगर हम बात करें आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के दिन की अगर हम बात करें, तो आज के डेट में जैसा कि आपने कहा कि खेलों के प्रति माता पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चे बढ़ चढ़ कर खेलों में हिस्सा लें, और बच्चे बहुत बेहतर भी कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चे खेलना शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर में कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है उन बातों पर। ऐसी क्या क्या बातें हैं, और कैसे एक बच्चा अगर बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहता है तो कैसे वो अपने धीरे धीरे अपने उसका जो लक्ष्य है, उसका जो एम है, उसकी तरफ बढ़े? देखिए, पहले तो बैडमिंटन खेलने की कोई सुविधा नहीं थी, सिर्फ सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब था जिसमें एक कोर्ट था। अभी खेलने काफ़ी सुविधा है। सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब में 4 बैडमिंटन कोर्ट है, वहाँ बच्चे भी करीब 100-150 खेलने के लिए आते हैं वहाँ खेलने के लिए। सबसे बड़ा समस्या क्या है बच्चे के साथ, गार्जियन जो वहाँ आकर के बैठे रहते हैं ना, सारे एक लाइन से बैठे रहते हैं ना, तो कोच को बच्चे को कोचिंग देने में बहुत परेशानी होती है।
अगर हम होता है ना, जैसे घर में भी 4 बच्चे हैं तो कोई जो बहुत तेज है, बहुत क्या है, तो आप जानते हैं ना किसमें क्या देने से किसको क्या होगा। बिल्कुल। तो कोच उसी के हिसाब से करता है। तो उसके मदर जो काफ़ी गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि अरे हमारे बच्चे को क्यों नहीं दे रहे हैं, हम पैसा नहीं दे रहे हैं क्या। तो ऐसे समस्या में जहाँ पर कोचिंग हो तो वहाँ पर किसी भी गार्जियन को बैठने का अलाउ नहीं करना चाहिए। मेरा सबसे पहला व्यू यही है, क्योंकि हमको मालूम है ना कि हमको कैसे कोचिंग करना है, हमको मालूम है किसको कितना खिलाना है, हमको उसका अंदाज़ा है। लेकिन उन लोगों का इंटरफेरेंस पर, अच्छा होता है क्या है, बहुत बड़े बड़े लोग बच्चे लोग खेलते हैं, कुछ बोल भी नहीं पाता है उन लोगों को कि क्या कहें क्या नहीं कहें। ऐसी स्थिति में हमारा यही रहे बच्चों लोगों से है, खेले, खाली खेल से नहीं होगा, खाली बैडमिंटन प्रैक्टिस कर लिया उससे नहीं होगा। बैडमिंटन के साथ रनिंग और फिजिकल जब तक ये आप नहीं कीजिएगा, आप ऊंचे लेवल पर कभी नहीं जा सकते। स्टेमिना डेवलप करना बहुत जरूरी बहुत, रनिंग तो बहुत मस्ट है, रनिंग तो बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि बैडमिंटन इतना टफ है, उसमें इतना स्टेमिना की ज़रूरत होती है। हमको नहीं लगता और किसी गेम में इतना की जरूरत, क्योंकि तुरंत है, जो भी रिजल्ट आता है तुरंत, एकदम रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, एकदम रहना चाहिए, एकदम फ्लेक्सिबल आदमी का होना है, फट भागना होता है। तो ऐसी स्थिति में रनिंग एंड फिजिकल ये दोनों अगर नहीं बच्चा करेगा, खेलों को तो खेला, किसी भी चीज़ का आप अभ्यास कीजिए तो हो तो जाएगा आपका, लेकिन आप लेवल तक नहीं पहुंचेगा। जो लेवल का सोचते हैं नहीं पहुंचते हैं। गार्जियन को परेशानी होता है कि मैं 3 साल से खिला रहे हैं, मेरा बच्चा का स्कूल वाइज में भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो कहाँ से होगा, नहीं हो सकता, संभव नहीं है। इसलिए उसमें गार्जियन को थोड़ा इंटरफेरेंस कम देना पड़ेगा, कोच को फ्री छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कोचिंग में, क्या कि आप 200-250 बच्चे का कोचिंग नहीं कर सकता है कोई भी एगो कोच। 15-20 से बेसी, जो हमको भी कोचिंग का ऑफर मिला था कि आप कोचिंग कीजिए, हम इतना का नहीं कर सकते हैं और आप रिजल्ट मांगिएगा पूरा, हम नहीं कर सकते जी। हमने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं हम नहीं कर सकते, जो करते हैं कराइए। तो और स्थिति आज ये हुई है कि पटना का, खासकर हम आपको पटना का बताते हैं, स्टेट में बहुत बुरा हाल है। इसे कैसे सुधार सकते हैं? आपने तो बताया कि क्या सिचुएशंस क्या है, ये हमने जाना कि अभी स्थिति क्या, इसको हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संभावनाएं बहुत हैं, बच्चे बहुत हैं, टैलेंट बहुत है, सबको आगे जाने का मौका मिलना चाहिए। कैसे इसको हम बेहतर करें? इसका टाइमिंग बदलना पड़ेगा, 2 टाइमिंग में करना। उतने बच्चे आप कैसे किसी चीज़ का स्क्रूटनी करते हैं, किसी बच्चे के स्कूल में भी एडमिशन करते हैं तो उसका स्क्रूटनी करते हैं, कहीं भी करते हैं स्क्रूटनी करते हैं, उसमें आप स्क्रूटनी कर लीजिए, आप उसका टैलेंट देख लीजिए। अगर 150 बच्चा है उसमें से 25 बच्चे को सिलेक्ट कीजिए और देखिए आपका रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल रिजल्ट आएगा, लेकिन जो आया सबको एंट्री वो नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। कोई भी कोच उसको कुछ नहीं कर सकता है। क्वालिटी में क्वांटिटी बहुत हो जाएगा, क्वालिटी नहीं मिलेगा आपको। आप जाइए शाम के जाकर के देखिए, 4 बजे से आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इतने बच्चे हैं, एक कोर्ट में 10-10 बच्चा खेल रहा है, क्या होगा उससे? कुछ नहीं हो सकता उसमें। केवल आपको संतुष्टि होगी कि मेरा बच्चा बैडमिंटन खेलता है, बच्चे को अच्छा लगेगा कि सबके ग्रुप में खेल रहे हैं, वो इंटरटेनमेंट हो जाता है, खेलना नहीं है। मतलब प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको एकदम डेडिकेटेड होना पड़ेगा बैडमिंटन के प्रति। दौड़ना है तो खेलने जाना है, उसके पहले वार्म अप करना है, इन्हें कि आइए भाई घुस गए अंदर चले गए, वो नहीं होगा, उससे कभी कुछ नहीं होने वाला। समर्पण होना चाहिए, एकदम बिल्कुल समर्पण होना चाहिए। चुनौती है को एक्सेप्ट आप करना सिलेक्ट करके ही रखिए, सबको लेने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है सबको लेकर? हर स्कूल में तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार फॉर्म भरता है, कितना लोग का सिलेक्शन? 50 आदमी का होता है, वो बच्चे सब अच्छे निकलते हैं। उसी तरह इसमें भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल अरुण जी, आपने बड़ी बात कही कि महत्वपूर्ण जो बात है वो भी हम कहना चाहेंगे। 26 जुलाई से ओलंपिक का आगाज होने जा रहा है, जो 11 अगस्त तक चलने वाला है। मतलब कि एक ऐसा दृश्य जो देखने के लिए हम सभी लोग बेताब रहते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत से भी कई टीमें इस बार जा रही हैं। 117 जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि 117 टीमें सिलेक्शन हुआ है, इन सबका जारी है। और भारतीय खिलाड़ियों में अगर बात की जाए तो जो बैडमिंटन के जो खिलाड़ी हैं वो भी तैयार होकर वहाँ पर उनकी रवानगी हुई है। तो किस तरह से देखते हैं? अगर महिला अगर एकल की बात की जाए तो PV सिंधु हैं, पुरुष युगल की बात की जाए तो चिराग हैं, सात्विक हैं, तो कितनी उम्मीदें बंधी हुई है, जो चाहेंगे इसके बारे में बताएं। देखिए हमारा तो एक तो सबसे बैडमिंटन टीम जो इंडिया के बैडमिंटन मात्र 7 आदमी जा रहे हैं, 4 मेंस में 3 लेडीज़ में। तो आपके मेंस में जो हैं आपके SS प्रणय है और लक्ष्य सेन है। तो देखिए प्रणय जो है सो अच्छा खेलता है, प्रणय का बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा खेलता है। और वो मतलब जो प्रैक्टिस करता है उसको अपना पूरा गेम में डालता है, और उसमें बहुत पेशेंस है कि मतलब चलो कोई बात नहीं हम निकल लेंगे। लेकिन लक्ष्य सेन जो है आपका, उसमें जैसे जैसे इंटर करता है कोर्ट में, हम लोग देखते हैं, जो हमारा अपना अनुभव है उसका नहीं होता है कि तुम्हारा चेहरा इस तरह क्यों लग रहा है,
तो उसके चेहरे से ऐसा लगता है कि मतलब उस घबराहट में कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ऐसी स्थिति। मतलब उनके मन के भाव चेहरे पे दिखते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस की कमी थोड़ी। हाँ, कॉन्फिडेंस थोड़ा। अरे भाई वो तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारा ये अनुभव है, अब उनका क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हमारा जो लगता है, लेकिन वो उसमें आपका नहीं मिलेगा। इसलिए देखिए वो अच्छा भी करता है, वो बढ़िया भी करता है, लास्ट तक लड़ता रहता है। लेकिन इसको देखते हैं कि बस अगर निकल गया ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, तो वहाँ तो भाई देखिए जितने बैडमिंटन का तो पहले इंडिया का भी वही हाल था, बैडमिंटन में कुछ नहीं। प्रकाश पादुकोण जब से आए 1970 या 78 में, लेकिन 1978 में हमको इसलिए याद है कि प्रकाश पादुकोण से ही नेशनल्स में हम प्री क्वार्टर फाइनल में आ रहे थे आपका उदयपुर में। तो प्रकाश पादुकोण उस साल सारा टूर्नामेंट जीता था, ऑल इंग्लैंड में जितना था सारा टूर्नामेंट जीत लिया उसने। उसके बाद कुछ दिन गैप हो गया, अब उसके बाद धीरे धीरे बैडमिंटन फिर आपका पकड़ा, बैडमिंटन पकड़ा तो काफ़ी अच्छे लेवल चला गया। और जितना भी टीम है वर्ल्ड का, आप इंडिया ले लीजिए, इंडोनेशिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए, साउथ कोरिया ले लीजिए, सभी एक पर एक है, सब 19-20 है। किसका किस दिन लक चल जाएगा वो कोई नहीं जानता है। तो इसलिए मेंस में हमारा उम्मीद उसी से है। और जहाँ तक लेडीज़ का डबल्स का सात्विक का चिराग का है, सात्विक और चिराग, वो तो हम जानते हैं कि ये मिलेगा ही हमको। क्या बात है ये सर, ये जो पॉजिटिविटी है और ये जो अश्योरेंस है आपकी आवाज़ में, हमें भी लगता है कि नहीं, अब हमें भी उम्मीद बांध लेनी चाहिए, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं, आप हर एक मूव को समझते हैं, आपको पता है कि अब अगला क्या होगा। इसलिए हमको तो उससे तो पूरी उम्मीद है। पीवी सिंधु से भी हमको काफ़ी उम्मीद है, पीवी सिंधु से। लेकिन पीवी सिंधु का जो आज से 3 साल पहले जो ओलंपिक में जो खेली थी, उसके खेल में और अभी के खेल में उसके शरीर का कुछ भारीपन आया है। हम बस यही आशा करते हैं कि इस बार जो ओलंपिक्स होने वाले हैं पेरिस में 26 से, उसमें भारत का बेहतरीन प्रदर्शन हो। और अपने खेलों को लेकर इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी सारी बातें हमें बताएं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत आभार आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम की जो आंख मिचौली हमारा से, जैसा कि दिन में काफ़ी गर्मी एहसास हमें हो रहा है, जो अधिकतम तापमान जा रहा है वो 34.2 डिग्री सेल्सियस, और रात के समय जो न्यूनतम तापमान जाएगा वो है 24.6 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ साथ उमस भरी गर्मी से हमें थोड़ी सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अभी बारिश की जो संभावना है बहुत ही कम देखने को मिल रही है, अभी बारिश नहीं होगी, गर्मी से हमें सामना करना पड़ सकता है। धूप और बादलों की जो आंख मिचौली है वो भी देखने को मिलेगी। प्रिया बिल्कुल, चलिए, ये तो मौसम की जानकारी आपको राकेश ने दे दी। मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ घटित हुआ है पटना में और क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हेडलाइंस में रही हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार संग्रहालय तथा पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण किया गया तथा निर्माण कार्य जो है उसमें तेज़ गति लाने की उनसे अपील की गई उनके द्वारा। और ये भी कहा गया कि अगर ये दोनों संग्रहालय को जोड़ दिया जाएगा टनल के द्वारा, तो पर्यटकों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ेगी। बिल्कुल, एक और महत्वपूर्ण खबर प्रिया मैं देना चाहूँगा अपने दर्शकों को, ये कि डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पाटलिपुत्रा सहित 16 ऐसे मोहल्ले जो अति संवेदनशील घोषित किए गए, और इसके लिए सरकार की तरफ से पहल भी की गई है कि जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पर निःशुल्क जांच व्यवस्था की गई है और इलाज की भी समुचित व्यवस्था की गई। तो आसपास अगर कहीं भी अगर डेंगू के मरीज हो या फिर आपके घर में हो तो तुरंत जाकर अस्पतालों में पहले उसका निःशुल्क इलाज कराएं और जांच भी कराएं, उसके बाद इलाज भी आप करा सकते हैं। बिल्कुल, चलिए, तो हमने आपको खबरों से रूबरू करा दिया है। और यदि आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं, हमें कुछ लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप बेशक करें। इसके लिए आप नोट कर लीजिए हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com। तो आज के बिहार बिहान के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और राकेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।